नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के नोट्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इन्हें पढ़ना नहीं है, बल्कि हर एक लाइन को, हर एक बिंदु को बहुत ही सरल भाषा में समझना है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शीर्षक है हमारे आसपास के पदार्थ। हाँ, और यहाँ एक चित्र भी है जिसमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। बर्फ जो ठोस है, पानी की बूंद जो द्रव है, और भाप यानी गैस। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, पदार्थ क्या है? नोट्स में लिखा है विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हवा, पानी, ये मेज, एक छोटी सी किताब, सब कुछ पदार्थ है। आगे लिखा है पदार्थ का द्रव्यमान यानी मास होता है, पदार्थ स्थान या आयतन घेरता है। हाँ, तो ये पदार्थ की 2 सबसे बड़ी पहचान है। पहली, उसमें कुछ वजन होता है जिसे हम विज्ञान में द्रव्यमान कहते हैं, और दूसरी, वो कोई ना कोई जगह घेरता है जिसे आयतन कहा जाता है। नोट्स में उदाहरण दिए हैं, हवा, भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पानी की बूंद, रेत का कण। और जैसा कि यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, हवा, भोजन, बादल, तारे, ये सभी पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में द्रव्यमान भी है और ये जगह भी घेरते हैं। अच्छा, इसमें एक प्राचीन ज्ञान का भी जिक्र है, पंचतत्व का सिद्धांत। जी, दाईं ओर के चित्र में यही दिखाया गया है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का मानना था कि हर वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, वो 5 मूल तत्वों से बनी है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। बिल्कुल, इसी को पंच तत्व कहा जाता था। चलिए अब अगले विषय पर आते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जी, इसमें पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण। पदार्थ कणों से मिलकर बना है, यह सतत नहीं है। के दानों की तरह होता है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसे समझाने के लिए एक एक्टिविटी 1.1 दी गई है। जब हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, और यहाँ चित्र में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। 3 बीकर हैं, पहले वाले में सिर्फ पानी है और हम देख सकते हैं कि उसके कणों के बीच में खाली जगह है। ठीक है। दूसरे बीकर में उसमें नमक या चीनी डाली जा रही है, और तीसरे बीकर में हम देखते हैं कि पानी का लेवल बढ़ा नहीं। पर क्यों? नमक तो उसमें गया है। बिल्कुल, नोट्स में इसका कारण दिया है। कारण, नमक चीनी के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। मतलब वो नई जगह नहीं घेरते, बल्कि खाली जगह को भर देते हैं। अच्छा, तो कणों के बीच खाली जगह होती है। पर ये कण कितने छोटे होते हैं? अगला सवाल यही है। हाँ, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं? इसके लिए एक्टिविटी 1.2 है। पोटाशियम परमैंगनेट के केवल 2-3 छोटे क्रिस्टल 1000 लीटर पानी को भी रंगीन कर सकते हैं। 1000 लीटर, ये बहुत ज्यादा पानी होता है। और यहाँ चित्र में तनुकरण यानी डाइल्यूशन की प्रक्रिया दिखाई गई है। हाँ, कई सारे बीकर रखे हैं। पहले बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का गहरा बैंगनी घोल है, फिर उसमें से थोड़ा सा घोल निकालकर दूसरे बीकर के सादे पानी में मिलाया तो उसका रंग थोड़ा हल्का हो गया। और यही बार बार किया गया है। जी, और 5वें बीकर तक आते आते भी पानी में हल्का सा रंग बाकी रहता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? नोट्स में लिखा है, निष्कर्ष, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सही बात है। ये प्रयोग यही साबित करता है कि उन 2-3 क्रिस्टलों में ही लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण थे जो इतने सारे पानी में भी फैल गए। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षण पर, यानी उनकी आदतें कैसी हैं। पहला बिंदु है, 1, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये तो हमने नमक वाले प्रयोग में देख ही लिया। हाँ, आगे लिखा है, जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो चीनी और नींबू का रस पानी में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि पानी के कणों के बीच उन्हें जगह मिल जाती है। दूसरा बिंदु है 2, कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब हमेशा हिलते रहते हैं। हाँ, कभी शांत नहीं बैठते। नोट्स में लिखा है, कणों में गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है। यही उनके हिलने डुलने की ऊर्जा है। और तापमान का क्या असर होता है? तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जैसे अगरबत्ती ठंडी रखी हो
तो उसकी महक के लिए पास जाना पड़ता है। पर जैसे ही हम उसे जलाते हैं, मतलब तापमान बढ़ाते हैं, तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में तेजी से फैल जाती है, क्योंकि कणों की गति बढ़ जाती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक शब्द है विसरण, डिफ्यूजन। नोट्स कहते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। स्वतः मतलब अपने आप। जैसे पानी में स्याही की एक बूंद डालो तो वो अपने आप पूरे पानी में फैल जाती है, यही विसरण है। और एक नोट है, नोट गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। हाँ, क्योंकि गर्म करने पर कणों को घूमने फिरने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है। अब तीसरा अभिलक्षण 3, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब उनमें दोस्ती भी होती है। एक तरह से हाँ, कणों के बीच एक बल फोर्स कार्य करता है जो उन्हें एक साथ रखता है, और ये बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। इसे समझाने के लिए यहाँ 3 चित्र दिए हैं। जी। पहले चित्र में लोग एक दूसरे को बहुत कसकर पकड़े हुए हैं। ये प्रबल बल को दिखाता है, जैसे ठोस के कणों में होता है। दूसरे में कणों में। और तीसरे चित्र में लोग बस एक दूसरे को छू रहे हैं। ये दुर्बल बल दिखाता है, जैसे गैस के कणों के बीच होता है। यही आकर्षण बल कणों को बांध कर रखता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। चलिए अब आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं पर, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसके गुण हैं निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन, नगण्य संपीड्यता, दृढ़। एक एक करके समझते हैं। निश्चित आकार और स्थिर आयतन मतलब ठोस का आकार और उसकी मात्रा दोनों पक्के होते हैं, जैसे एक पत्थर। नगण्य संपीड्यता का मतलब है कि उसे दबाया नहीं जा सकता। और दृढ़ मतलब वो मजबूत होते हैं, बल लगाने पर टूट सकते हैं पर आकार नहीं बदलते। पर इसमें कुछ अपवाद भी दिए हैं, जैसे रबर बैंड और स्पंज। हाँ, रबर बैंड को खींचने पर आकार बदलता है, पर जैसे ही बल हटाते हैं वो वापस अपनी जगह आ जाता है। और स्पंज को हम इसलिए दबा पाते हैं क्योंकि उसके छोटे छोटे छेदों में हवा भरी होती है, जो दबाने पर बाहर निकल जाती है। पर है ये दोनों ठोस ही। ठीक है। अब द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। इसके गुण हैं आकार निश्चित नहीं, आयतन निश्चित, बहाव, फ्लूइडिटी। मतलब द्रव को जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है, पर उसकी मात्रा यानी आयतन उतना ही रहता है। 1 लीटर पानी गिलास में भी 1 लीटर है और जग में भी, और वो बह सकते हैं। इसमें एक और बिंदु है, द्रवों में विसरण। ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण द्रवों में संभव है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। इसी गैस की वजह से जलीय जीव जंतु पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। अच्छा, अब तीसरी अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। इसके गुण हैं आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक, गैस का दबाव। गैस का ना कोई आकार होता है ना आयतन। उसे एक छोटी सी बोतल में भी भर सकते हैं और पूरे कमरे में भी फैला सकते हैं, और इन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है, जैसे हमारे घर का एलपीजी सिलेंडर। बिल्कुल। और गैस के कण बर्तन की दीवारों से लगातार टकराते रहते हैं, इसी से गैस का दबाव बनता है। यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है कि एक सिरिंज में ठोस पाउडर है, उसे दबाना मुश्किल है, जबकि जिस सिरिंज में गैस है वो आसानी से दब जाती है। अब इन तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है एक तालिका में। हाँ, चलिए जल्दी से इसकी तुलना करते हैं। आकार, ठोस का निश्चित, द्रव और गैस का अनिश्चित। आयतन, ठोस और द्रव का निश्चित पर गैस का अनिश्चित। संपीड्यता यानी दबाने की क्षमता, ठोस में न के बराबर, द्रव में बहुत कम और गैस में सबसे ज्यादा। कणों के बीच आकर्षण बल, ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम। और कणों की गति, ठोस में कण बस अपनी जगह पर कांपते हैं, द्रव में मध्यम गति से घूमते हैं और गैस में तो अधिकतम रफ्तार से हर दिशा में भागते हैं। नीचे चित्र में भी यही दिखाया है। ठोस के कण बिल्कुल पास पास और व्यवस्थित हैं, द्रव के कण थोड़े दूर हैं और गैस के तो बहुत ही दूर दूर हैं। बिल्कुल, यही तीनों अवस्थाओं का मूल अंतर है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अवस्था परिवर्तन, मतलब एक अवस्था से दूसरी में बदलना। पहला है तापमान का प्रभाव। जी, इसमें पहला शब्द है गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट। परिभाषा है वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। ये तापमान असल में हमें कणों के बीच के आकर्षण बल की मजबूती के बारे में बताता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस
या 273.15 केल्विन है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलयन, फ्यूजन, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। हाँ, और यहाँ केल्विन और सेल्सियस को बदलने का सूत्र भी दिया है, K = Celsius + 273। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। नोट्स में एक सवाल पूछा गया है, प्रश्न, पिघलते समय तापमान समान क्यों रहता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब बर्फ पिघल रही होती है तो थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता है, चाहे हम उसे और गर्मी क्यों न दे रहे हों। तो वो गर्मी कहाँ जाती है? उत्तर है, क्योंकि दी गई ऊष्मा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बिल्कुल, वो ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ाती, बल्कि अवस्था बदलने के काम आती है। यहाँ ग्राफ में भी यही दिखाया गया है कि जब अवस्था बदल रही है तो तापमान की रेखा सीधी हो जाती है, वो ऊपर नहीं जाती। समझ गया। अब एक और प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन, सब्लाइमेशन। इसकी परिभाषा है द्रव अवस्था में आए बिना ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया। मतलब बीच वाली द्रव अवस्था गायब। हाँ, जैसे कपूर। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जब एक प्याली में कपूर को गर्म करते हैं तो वो पिघलता नहीं, सीधे उसकी भाप यानी गैस बनती है। उन दीवारों पर वो भाप वापस ठोस कपूर बनकर जम जाती है। गैस से सीधे ठोस बनने की इस प्रक्रिया को निक्षेपण, डेपोजिशन कहते हैं। अब देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। सिद्धांत है, दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है। जी, और यहाँ चित्र में एक सिलेंडर पिस्टन दिखाया है। पहले गैस के कण दूर दूर हैं, फिर जब पिस्टन से दाब बढ़ाया जाता है तो कण पास आ जाते हैं और गैस द्रव में बदल जाती है। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण? ठोस CO2 यानी शुष्क बर्फ, जब इस पर से दाब हटाया जाता है तो ये पिघलती नहीं, सीधे गैस में बदल जाती है। इसीलिए इसे ड्राई आइस कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक पूरा अवस्था परिवर्तन आरेख दिया है। हाँ, ये पूरे चक्र को दिखाता है। ठोस से द्रव बनना संलयन है और द्रव से ठोस जमना है। द्रव से गैस वाष्पीकरण और गैस से द्रव संघनन। और ठोस से सीधे गैस ऊर्ध्वपातन और गैस से सीधे ठोस निक्षेपण। ये एक बहुत ही उपयोगी चित्र है। चलिए अब वाष्पीकरण को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। परिभाषा है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। क्वथनांक यानी उबलने का तापमान। मतलब ये प्रक्रिया उबलने से पहले ही होती है। जैसे गीले कपड़ों का सूखना, पानी उबलता नहीं पर भाप बनकर उड़ जाता है। हाँ, और ये एक सतही प्रक्रिया है। मतलब ये सिर्फ द्रव की सतह पर होती है। इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सतह क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और वायु की गति। ये तो हम रोज देखते हैं। कपड़े फैलाकर सुखाने से सतह क्षेत्र बढ़ने से वो जल्दी सूखते हैं, धूप में तापमान बढ़ने से भी जल्दी सूखते हैं। और तेज हवा में भी। जी, वायु की गति बढ़ने से। लेकिन जब मौसम में नमी यानी आर्द्रता ज्यादा होती है तब वाष्पीकरण धीमा हो जाता है और कपड़े देर से सूखते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वाष्पीकरण से शीतलता। ऐसा क्यों होता है? नोट्स में लिखा है, वाष्पीकरण के दौरान कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं जिससे वो जगह ठंडी हो जाती है। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे हथेली पर एसीटोन या स्पिरिट डालने पर ठंडक महसूस होती है। वो हमारी हथेली से गर्मी लेके वाष्पित हो जाता है। और मटके का पानी? मटके का पानी भी इसी वजह से ठंडा रहता है। और गर्मियों में हम सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो पसीना आसानी से सोख लेते हैं और जब वो पसीना वाष्पित होता है तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। बहुत खूब। अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण राशियां और उनके मात्रक दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तापमान का मात्रक है केल्विन, K। लंबाई का मीटर, M। संहति या द्रव्यमान का किलोग्राम, kg। भार का न्यूटन, N। आयतन का, घन मीटर, m³। घनत्व का, किलोग्राम प्रति घन मीटर, और दाब का, पास्कल, P। चलिए अब इस अध्याय के सारांश पर आते हैं। आपने क्या सीखा? मैं एक एक करके बिंदु पढ़ता हूं। जी। पहला, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है जिनमें रिक्त स्थान होता है और वे निरंतर गतिशील रहते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, पदार्थ 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। तीसरा, कणों के बीच आकर्षण बल, ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव, फिर गैस। ये भी हमने समझा। चौथा, तापमान और दाब बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। और पांचवा,
वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जिससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये इस पूरे अध्याय का सार है। मुख्य बातें इन्हीं 5 बिंदुओं में आ जाती हैं। तो आज हमने पदार्थ की प्रकृति, उसके अलग-अलग अवस्थाओं और उनके आपसी बदलावों को बहुत विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे तापमान और दाब जैसी साधारण चीजें पदार्थ का पूरा स्वरूप बदल सकती हैं। बिल्कुल। और हमने तो पदार्थ की सिर्फ 3 सामान्य अवस्थाओं की ही बात की है, ठोस, द्रव और गैस। एक सोचने वाली बात यह है कि क्या इनके अलावा भी पदार्थ की कोई और अवस्था हो सकती है? ब्रह्मांड में जो बहुत गर्म तारे हैं, उनके अंदर या फिर अत्यधिक ठंडे तापमान पर पदार्थ किस रूप में मौजूद होता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विज्ञान की और गहरी परतों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।